यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में फ़र्क जानने के लिए आइए हम कुछ चीज़ें पढ़ें। पश्चिम वर्जीनिया जो अमेरिका में स्थित है में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत और अमेरिका या दूसरे देशों के बीच ये जो सुरक्षा मानक हैं भारत में क्यों कम दिखाई देते हैं, और साथ ही हम ये भी देख रहे होंगे कि जो यहाँ पर मुआवजा है पीड़ितों को जो दिया जाता है वो भारत में कम क्यों दिया जाता है। बच्चों, इसका एक प्रमुख कारण ये है कि भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी आप समझ रहे हैं कि काम करने के लिए लोग तैयार हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा, और इसलिए वो क्या है कि कम दर पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और कई बार उनको ये भी पता है कि जहां पर वो काम कर रहे हैं वो जगह सुरक्षित नहीं है, पर फिर भी वो वहां काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और उसका भी यही कारण है कि लोग लाइन में लगे हुए हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और इसका फ़ायदा जो मालिक हैं वो उठाते हैं और मजदूरों का शोषण करते हैं। बच्चों, ये जो सुरक्षा खामियां थी उसको पूरा करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी थी? अगर हम बात करें तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है। सरकार का काम सिर्फ कानून को बनाना ही नहीं है, कानून को लागू करना भी, और वो जो कानून बनाए गए हैं लागू किए गए हैं क्या वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार को निगरानी करनी चाहिए। अब वहाँ पर भोपाल के अंदर जो यूनियन कार्बाइड में ये हादसा हुआ, देखा जाए तो यूनियन कार्बाइड कंपनी की जिम्मेदारी तो है, क्योंकि उसने जो सुरक्षा इंतजाम थे वो सही नहीं किए थे, लेकिन सरकार को भी चाहिए था कि उसको देखना चाहिए था कि क्या वहाँ पर ऐसी कोई ढील तो नहीं है जिसकी वजह से कोई हादसा हो सकता था, और जो हादसा था वो हो भी गया। सरकारी अफसर इस कारखाने को खतरनाक कारखानों की श्रेणी में रखने को भी तैयार नहीं थे। इस कारखाने को घनी आबादी वाले इलाके में खोलने पर उन्होंने कोई ऐतराज नहीं किया। जब भोपाल के कुछ नगर निगम अधिकारियों ने इस बात पर उंगली उठाई कि 1978 में मिक उत्पादन कारखाने की स्थापना, मिक बच्चों जो वहाँ पर गैस थी उसका नाम था, और इसका जो पूरा नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, इसलिए इसको हम मिक बोल रहे हैं। उत्पादन कारखाने की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी, तो सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल के संयंत्र में लगातार निवेश चाहिए ताकि रोजगार मिलते रहें। सरकार की राय में यूनियन कार्बाइड से इस बात की मांग करना असंभव था कि वह साफ सुथरी तकनीक या ज़्यादा सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपनाए। सरकारी निरीक्षक कारखाने में अपनाई जा रही दोषपूर्ण प्रक्रियाओं को बार बार मंजूरी देते रहे। जब कारखाने में बार बार गैस का रिसाव होने लगा और सबको यह बात समझ में आ चुकी थी कि कहीं कुछ भारी गड़बड़ी चल रही है, तब भी निरीक्षकों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। बच्चों, अगर हम इस प्रकार देखें तो जो निजी कंपनी थी जो विदेशी कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, और भारतीय सरकार और उससे जो जुड़े हुए लोग थे, चाहे वो अफसर थे, अधिकारी थे, कर्मचारी थे, ये सारे के सारे लोग उसके लिए दोषी हैं। अगर मजदूरों के हितों की बात करनी है तो ये निजी कंपनी को या विदेशी कंपनी को और भारतीय सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और आने वाले समय में इस प्रकार की कोई घटना या दुर्घटना या त्रासदी ना हो, उसको रोकने के लिए पहले से ही कुछ सक्षम उपाय करने चाहिए। बच्चों, इसके साथ साथ जब हम इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो गैस का रिसाव हुआ उसको पढ़ते हैं, उसमें कितने लोगों की जान गई उसको देखते हैं,
उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि जो जहरीली गैस थी उसका रिसाव हुआ, उसने आसपास की जो वनस्पति थी उसको भी नुकसान पहुंचाया। और बाद में भी किस प्रकार हमने देखा कि वो जो कीटनाशक हैं या जो गैस है अभी भी धरती के नीचे समा रही है, धीरे धीरे रिस रही है, और वहाँ पर क्या हो रहा है, जो पानी है धरती के नीचे से जो आ रहा है वो बहुत ही प्रदूषित है। एक प्रकार से देखें तो ये जो फैक्ट्रियां हैं वो क्या कर रही हैं, हवा और पानी में प्रदूषण फैला रही हैं। 1984 से पहले अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं था जो इन फैक्ट्रियों को या कारखानों को रोके कि इस प्रकार के वो यहाँ पर जो प्रदूषण फैला रही है उसको खत्म करे। लेकिन 1984 में पर्यावरण से संबंधित एक कानून आया जिसने ये कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए। भोपाल गैस त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में ला दिया। कई लाख ऐसे लोग कारखाने से निकली जहरीली गैस का शिकार बन गए थे जो इस कारखाने से किसी भी तरह जुड़े नहीं थे। इससे लोगों को यह एहसास हुआ कि मौजूदा कानून चाहे कितने भी कमज़ोर हों, वे केवल मजदूरों से ही संबंधित हैं। उनमें उन आम लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया जो औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण घायल होते हैं। पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों के इस दबाव से निपटने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वालों को ही जिम्मेदार माना जाने लगा। इसके पीछे समझ यह थी कि हमारे पर्यावरण पर अगली पीढ़ियों का भी हक बनता है और उसे केवल औद्योगिक विकास के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता। अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने और जो दोषी हैं उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रियाएं तय करे। लेकिन बच्चों, कई बार क्या होता है कि जब अदालत या न्यायालय कोई आदेश जारी करता है, खास करके जब हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की, तो कई बार उससे ऐसा होता है कि कई लोगों की रोजी रोटी छीन जाती है। क्या हुआ कि अदालत ने आदेश जारी किया कि दिल्ली के अंदर जितने भी छोटे मोटे उद्योग हैं जो रिहायशी इलाके में हैं उनको या तो बंद कर दिया जाना चाहिए या किसी दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए ताकि जो दिल्ली का प्रदूषण है वो कम हो। ये काम तो कर दिया गया, बहुत से उद्योगों को बंद कर दिया गया और बहुत से उद्योगों को दूसरी जगह ले जाया गया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जो उन उद्योगों में काम कर रहे थे जो मजदूर, उनकी रोजी रोटी पर कितना बुरा असर पड़ा होगा। उनको तो रोजी रोटी मिलनी बंद हो गई। अब उनके लिए यह संभव नहीं था कि सारे के सारे लोग वहां चले जाएं, जो इतनी दूर वहां पर उद्योग स्थापित किए गए हैं वहां पर जाकर के काम करें। और इसके साथ साथ अगर वहां पर उद्योग गए हैं तो वहां भी तो प्रदूषण संबंधित कोई समस्याएं आई होंगी। भारत में पर्यावरणीय मुद्दों पर हुए ताजा अनुसंधानों से यह बात सामने आई है कि मध्य वर्ग के लोग पर्यावरण की चिंता तो करने लगे हैं, लेकिन वे अक्सर गरीबों की पीड़ा को ध्यान में नहीं रखते। इसलिए उनमें से बहुतों को यह तो समझ में आता है कि शहर को सुंदर बनाने के वास्ते बस्तियों को हटाना चाहिए या प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को शहर के बाहर ले जाना चाहिए, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि इससे बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ सकती है। जहां एक तरफ स्वच्छ पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों की सुरक्षा के बारे में लोग ज़्यादा चिंता नहीं जता रहे हैं। तो बच्चों, इस प्रकार इस अध्याय में कैसे हमने देखा कि चाहे वह दफ्तर है, चाहे कार्यालय है या कोई कारखाना है, वहाँ पर क्या हो रहा है, लोगों का शोषण हो रहा है। और जो निजी कंपनियां हैं, जो व्यवसायी हैं, कारोबारी लोग हैं, वो उनका शोषण कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह आगे आए,
कानून बनाए, कानूनों को लागू करे और उस पर निगरानी भी करे। लेकिन साथ साथ केवल निजी कंपनियां और जो सरकार है उनके जरिए ये काम नहीं हो सकता। जो कुछ सामान्य लोग हैं, जो जनमानस है, वो भी आगे आए और निजी कंपनियों और सरकार पर दबाव डाले कि ये जो शोषण हो रहा है, चाहे वो पर्यावरण का हो रहा है या चाहे कारखानों में काम करने वाले लोगों का, उनके प्रति जागरूक हो और उन लोगों के लिए जो वहां पर काम कर रहे हैं और साथ में जो लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ सुरक्षा इंतजाम पहले से ही करके रखे।